उत्तरकाशी के धराली में कल दोपहर समय करीब 1:45 का था जब बादल फटने की वजह से तबाही ने दस्तक दे दी। आपदा की भयावह तस्वीरें अब तक सामने आ रही हैं। बादल फटने से आई तबाही में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 100 के आसपास लोग लापता बताए जा रहे हैं। जो खीर गंगा नदी है वही पहाड़ों से बहकर आए मलबे से गंगोत्री तीर्थयात्रियों के सबसे बड़े पड़ाव धराली गांव के बाजार में, मकान में, होटल में हर तरफ मलबा बहकर आ गया। सिर्फ 34 सेकंड में ये सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। न सिर्फ धराली बल्कि धराली के साथ साथ हर्षिल और सुखी टॉप, यहां भी कल उत्तरकाशी में बादल फटा है। हर्षिल इलाके में बादल फटने की वजह से सेना के कुछ जवानों के लापता होने की खबर है। 9 जवान सेना के बताए जा रहे हैं, अभी भी लापता हैं। और ये जो तबाही हुई है इसके बाद एक्टिव हो गई हैं एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, यहां तक कि आईटीबीपी और आर्मी के जवान भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अब तक 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। तो उत्तरकाशी के धराली में ये जो आपदा आई है इसके बाद वहां तेजी से राहत और बचाव का काम चल रहा है। इस वक्त का अपडेट आपको पहले बताते चलते हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है 4 की मौत और करीब 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है। गंगोत्री हाईवे पर सड़क धंस गई है। हर्षिल और सुखी टॉप में भी बादल फटा है। हर्षिल में बनाया गया है राहत कैंप, तो राहत कैंप हर्षिल में बना दिया गया है। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है करीब 130 लोग हैं जिनका रेस्क्यू कर लिया गया है। और रेस्क्यू में अलग अलग टीम्स जुटी हुई हैं जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान मुस्तैदी से लगे हुए हैं। अगले 5 दिन अभी भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जता दी गई है और 40 से 50 इमारतें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं, ढह गई हैं, मलबे में तब्दील हो गई हैं। तो धराली में ये जो महातबाही आई है इस पर अब बड़ा खुलासा हो रहा है। देहरादून में दून यूनिवर्सिटी स्थित नित्यानंद हिमालय रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर हैं डॉक्टर डी चुनियाल, उनसे हमने बात की है और उन्होंने तबाही की वजह को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। ये वो स्थान है जहाँ पर की तबाही हुई है। ये वो स्थान है जहाँ पर ये खीर गंगा भागीरथी में मिलती है। अब पहले ही भागीरथी का पार्ट जो है उसका बेड जो है इतना चौड़ा है, तो ये नदी जब यहाँ पर आई तो इसने यहाँ पर ये धराली टाउन है, इस पर जो है यहाँ तबाही हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ, किसी ज़माने में ओरिजिनल कोर्स, ये नदी का कोर्स आपको सीधे दिखाई दे रहा है और आप कर्सर से भी देख रहे हैं, नदी का कोर्स यूँ है ऐसे, ये तो नदी यहाँ पर एक्यूट एंगल बनाती है और एंगल बना करके कॉन्फ्लुएंस बनाती है। तो ये पूरा ये फ्लड प्लेन है। तो किसी ज़माने में नदी ऐसे फ्लो करती होगी और ये पूरा फ्लड प्लेन नदी ने बनाया। उसके बाद क्या हुआ, कालांतर में फिर एक दूसरा छोटा फ्लड आया। इस फ्लड ने इस कोर्स को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जहाँ पर कि घर बने हुए हैं, इसको ब्लॉक कर दिया। तो इसको ब्लॉक करने के बाद नदी का कोर्स इधर को मुड़ गया, ये उल्टा हो, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, नदी उत्तर की तरफ बह रही है अर्थात अपवर्ड की तरफ। तो ये ब्लॉक हो गया। तो इससे पहले, आज की घटना से पहले नदी यूं ही बहती थी। अब क्या हुआ है कि ये त्रासदियाँ, हिमालय में इस तरह की जो घटनाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये आती रहती हैं, समय समय पर आती रहती हैं। आज के समय में ये जो ह्यूज मटेरियल, बहुत बड़ा मटेरियल, बोल्डर्स, पेबल्स आया, ये अपने ओरिजिनल कोर्स में चला गया। ये यहाँ से आया, इसने फोर्स यहाँ पर मारा और फोर्स मार करके यहाँ से ये फिर यहाँ बहने लगी, अर्थात अपनी ओरिजिनल पोजीशन में फिर आ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जितने भी घर थे ये तबाह हो गए, चाहे होटल थे, बाजार था, ये सब तबाह हो गए। और ये पानी जो है इधर को बहने लग गया। थोड़ा बहुत छुटपुट पानी अभी भी इधर को बह रहा होगा। अब आप देखेंगे जो पुराना धराली गांव था वो गांव यहाँ पर बसा हुआ है, जो बहुत ही सुरक्षित जगह पर है। यहाँ पर पुराने लोगों ने बहुत सही साइट्स का चुनाव करके अपने घर गांव यहाँ बनाए हैं, लेकिन यहाँ नहीं बनाए। अब जो नया सेटलमेंट है, जो बिना प्लान के बसा हुआ है, जिन्होंने प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में नहीं रखा है, वो घर इन जगहों पर बनते चले गए, ये लोग बसते चले गए और आज यही चीज़ें आपदा का रूप धारण कर गए।
और आइए सीधे रुक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान पर्यावरणविद हैं विमलेंदु झा जी, वो मौजूद हैं। विमलेंदु जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि ये कुदरत का क्रोध कि बादल फट रहा है और बादल फटने की वजह से ये मलबे का सैलाब आ रहा है, ये सीधे सीधे कुदरत का क्रोध है या फिर आपकी नजर में ये कुछ और है? विमलेंदु झा। देखिए, ये ऑफ कोर्स नेचुरल डिजास्टर है। क्लाउड बर्स्ट किसी मानव कारण से नहीं हुआ है, कोई बटन दबाने से नहीं हुआ है। नेचुरल बहुत सारे पिछले 40 वर्षों से जो है फ्लैश फ्लड्स हिमालय में होते हैं, लेकिन फ्लैश फ्लड या क्लाउड बर्स्ट के इंड्यूस करने के कारण जो इम्पैक्ट है वो मानवीय कारणों के कारण है। जिस तरह की का डेवलपमेंट, जिस तरह का विकास हमने देखा है पूरे के पूरे लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक हिमालय में, हमारे साइंटिस्ट हमें बार बार आगाह करते आ रहे हैं कि किस तरह का डेवलपमेंट विकास होना चाहिए। रोड का कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो लगभग 900 किलोमीटर चारधाम रोड का कंस्ट्रक्शन पूरे के पूरे उत्तराखंड में हुआ है, जिसमें लगभग 50,000 से ज्यादा पेड़ों को काटा गया है। साथ ही साथ जब हम हिमालय के इकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जो कि एक फ्रेजाइल इकोलॉजी है, उसमें हम किस तरह के अर्बनाइजेशन प्रोसेस या टनलिंग प्रोसेस या मोबिलिटी प्रोसेस या रोड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को लगाएं, वो बहुत आवश्यक है। तो कहीं नजरअंदाज किया गया है सरकारों द्वारा। साथ ही साथ जो ह्यूमन सेटलमेंट है, उन्होंने भी इस पूरे के पूरे एरियाज में, जो आपने अभी आपके रिपोर्ट में जो आया है कि जो हम रिवर बेड के ऊपर, ऑलमोस्ट फ्लड प्लेन के ऊपर जो है हम ह्यूमन सेटलमेंट लगा रहे हैं। तो कुल मिला के इसको नेचुरल डिजास्टर सिर्फ बोलना और उसको कहना कि एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, वो थोड़ी सी नाइंसाफी होगी। ये क्लाइमेट चेंज ईरा में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी ज्यादा तब होता है जबकि हम मैनमेड कारणों से क्लाइमेट चेंज को एक्सेंचुएट करते हैं, क्योंकि हमारी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लाइमेट इवेंट्स वो बड़ा है क्लाइमेट चेंज के कारण। मतलब विमलेंदु झा जी, क्योंकि हम विमलेंदु झा जी, आपकी बात जो मैं समझ पा रही हूँ, आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन प्राकृतिक आपदा ये जो इतना रौद्र रूप लेती हुई नजर आ रही है, ये जो सब कुछ तबाह और बर्बाद और इंसान को मिटा देने पर आमादा नजर आ रही है, ये दरअसल इंसान की गलती और ये बिना सोचे समझे जो विकास हो रहा है, जो नदी के रास्ते, अगर मान लीजिए कुछ वक्त के लिए नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, जैसा कि यहाँ भी पता चल रहा है कि खीर गंगा जो नदी का पुराना रास्ता था, अब जो मलबा आया वो पुराना रास्ता नदी बदल चुकी थी, तो वहां लोगों ने अपने घर बना लिए थे और कल जो मलबा दिखा वो उसी पुराने रास्ते की तरफ बढ़ता दिखा, वो सब कुछ वहां तबाह और बर्बाद करके चला गया। विमलेंदु झा जी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट को भी देखें, जो हाई पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट आई थी चारधाम यात्रा के ऊपर, तो लगभग 20 मिलियन टन जो है, जो सिल्ट है, जो हम कहते हैं जो मलबा है, उस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के कारण नदी के किनारे रखा गया है। तो जब आप 45 डिग्री से ज्यादा का आप स्लोप डाल रहे हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, आप पेड़ों को काट रहे हैं, जिसके कारण जो है बार बार हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन और लैंडस्लाइड का क्या कनेक्शन है? तो एस्टैब्लिश कनेक्शन है। अगर छोटी सी भी बारिश होगी, छोटा सा भी क्लाउड बर्स्ट होगा, तो ज्यादा से ज्यादा मलबा बहेगा अगर आपने स्लोप को मेंटेन नहीं किया है, सॉइल को अगर डिस्टर्ब किया है, ब्लास्टिंग अगर किया है। तो हमें ये कहना कि सिर्फ क्लाउड बर्स्ट है, नेचुरल है, ये ठीक नहीं है। हमने जिस तरह का, अगर आप देखिए तो सिक्किम में एक लेक ढहा, अभी कुछ रिपोर्ट आ रहे हैं कि हम ये हिमाचल प्रदेश में भी लगभग 400 लोगों को बचाया गया है और पिछले 1 महीने में लगभग 200 लोग हिमाचल में भी मरे हैं। तो इसे सिर्फ आप इवेंट अगर मानेंगे तो हम इसे इवेंट के साथ ही इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे 1-2 दिन के बाद, लेकिन अगर हम इसे फेनोमेना मानेंगे कि हम उसी तरह से अगर अपनी विकास की गति और विकास की परिभाषा, दोनों दिशा और गति दोनों अगर हम विकास की ऐसी ही रखेंगे, तो ये सारी दुर्घटनाएं जो हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगी। हमने अपने 2013 केदारनाथ की दुर्घटना से जो त्रासदी थी, उससे हमने कुछ नहीं सीखा। जोशीमठ जो है, पूरा का पूरा शहर जो है वो ढह रहा है, हमने उससे नहीं सीखा। 2 साल पहले जो एक टनल कोलैप्स हुआ सिलक्यारी का, उससे हमने नहीं सीखा। हिमाचल में मंडी में जो त्रासदी पिछले वर्ष और इस वर्ष भी हुआ है, हमने उससे भी नहीं सीखा। तो हमें सीखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमें ये न्यू नॉर्मल है। क्लाइमेट चेंज इज अ न्यू नॉर्मल। और तब भी अगर आप अगर गुड़गांव के गोल्फ कोर्स रोड जैसी सड़क और मुंबई एक्सप्रेसवे वाली सड़क अगर आप चारधाम रोड में बनाएंगे, क्योंकि वो लगभग 10 मीटर का रोड, 12 मीटर का रोड जो है, रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा कि 56,000 पेड़ों को काटा गया है वहां पे, लगभग 20 मिलियन टन डेब्री जो है उसको नदी के रास्ते में रखा गया है, जिस कारण आर्टिफिशियल लेक्स, टेम्पररी लेक्स और सिल्टेशन प्रोसेस जो है वो हुआ है। उसके बारे में एक्सपर्ट सुप्रीम कोर्ट तक को बता चुके हैं, बिना एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के। मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। और नदी में जो बह रहा है, अगर आप देखें ध्यान से, तो नदी में वो पानी का बहाव तो है, लेकिन पानी के बहाव के साथ जो इतने बड़े हादसा का मुख्य कारण जो है वो सिल्ट का बहना है, जिसके कारण इम्पैक्ट जो है और ज्यादा बढ़ गया है।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, जिसका जिक्र आप खुद कर रहे हैं कि साहब 20 मिलियन टन आप कह रहे हैं कि सिल्ट, वो गाद, वो मलबा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप, वो जो निर्माण जब होता है तो वहाँ छोड़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा भी बादल फटने की घटना कहीं आती है तो वो पानी के साथ वो मलबा जब मिल जाता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई गुना तेज़ी के साथ वो नीचे की तरफ आता है और तबाही और बर्बादी, जैसा कि हमने कल देखा यहाँ धराली में। एक और सवाल है मेरा सर, एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि ये जो सैलाब आया है तबाही का, इसको जो पुराने मकान थे उत्तराखंड में, यहाँ इस धराली इलाके में, वो तो फिर भी झेल गए, और जो नए बने मकान थे वो बिल्कुल इसके सामने टिक नहीं पाए। इसके पीछे की वजह? जी देखिए, दो चीजें हैं। एक तो अगर आप जो नदी की जो धारा है, अगर आप पुराने घरों को देखें, पुराने गांवों के लोकेशन को देखें, तो जो नेचुरल रिवर का जो फ्लो है, नेचुरल या चाहे वो रिवर हो, चाहे वो स्ट्रीम हो, चाहे वो नाला हो, वो हम लोग नेचुरल रिसोर्स को वर्शिप करते थे, उसको उसके नेचर के पावर को समझ के करके ही लोकेशन गांवों को बसाया जाता था। तो एक है कि वो ये गांवें उस जगह पे हैं जहां पे पानी का कटाव कम है, या पानी अगर बाढ़ बढ़ेगा भी, बाढ़ की स्थिति भी होगी तो वो होगा। दूसरा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वही जो है कि पहाड़ों में जिस तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज होता था, मान लीजिए 100 साल पहले, 50 साल पहले या 200 साल पहले, बनस्पत अब जो है, जो जिस तरह की सीमेंट, कंक्रीट, टिन, ग्लास का इस्तेमाल, होटल्स जो बन जा रहे हैं, चाहे आप यमुनोत्री जाएं, केदारनाथ जाएं, हर जगह जो है वही होटल बन रहे हैं, जैसे शायद जो कोटा के होटल और गंगोत्री के होटल में कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। तो उसके कारण आप ये इम्पैक्ट है कि अर्थ नेचर रेजिस्टेंट, क्लाइमेट रेजिस्टेंट, क्लाइमेट फ्रेंडली, क्लाइमेट चेंज फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब तक हम नहीं करेंगे, और उसकी जिम्मेदारी बहुत बार सरकारों की भी है कि सरकार, अगर मान लीजिए अर्ली वार्निंग सिस्टम टावर्स लगे थे केदारनाथ के बाद, तो अर्ली वार्निंग लोगों को क्यों नहीं मिला? अर्ली वार्निंग अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो वो लोगों ने इवैक्यूएट अपने आप को क्यों नहीं किया? तो मुझे लगता है कि इसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तो बात करनी है। जो लोगों ने अपने अपने घर बनाए हैं गैर जिम्मेदाराना तरीके से नदी के बहाव के रास्ते में, लेकिन साथ ही साथ यही वो मौका है जब हम सरकार से या सरकारों से, और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से नहीं, हम विकास की परिभाषा के बारे में जब तक बात नहीं करेंगे, अगर हम यही सोचेंगे कि अच्छी सड़क का मतलब अच्छा देश होता है और चौड़ी सड़क का मतलब विकास होता है, तो हमें ऐसी ही दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। हम इससे भी सीख नहीं ले पा रहे हैं। नहीं तो फिर लोगों के मन में ये सवाल भी आएगा, आप जो तर्क रख रहे हैं उसका मतलब क्या है? विकास की कीमत ये विनाश, आप ये कह रहे हैं? जी, तो इसको विकास नहीं कहते हैं। हाँ। अगर हमने विकास की बहुत ही कुकृत परिभाषा रखी है। देखिए, अभी तो विकास की जो परिभाषा है, अभी तो विकास की परिभाषा के तहत ऑल वेदर रोड्स होनी चाहिए पहाड़ों में, विकास की परिभाषा के तहत चौड़ी सड़कें होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी आप पहुंच जाएं। आप देखिए किस तरीके से परिभाषा हमने अपने कन्वीनियंस ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए रखा है, वो गलत परिभाषा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम कैरिंग कैपेसिटी को सबसे पहले देखते हैं। विकास भी एक साइंटिफिक टर्म है। विकास सिर्फ एक लिंग्विस्टिक, एक पोएटिक, एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह की सड़क, किस तरह के डेवलपमेंट, किस तरह के बिल्डिंग्स, किस तरह के कैफेज, किस तरह के होटल्स, किस तरह की इंडस्ट्री, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स अगर आप बना रहे हैं जो हाई सिस्मिक जोन में आप बना रहे हैं, जिसके कारण आप ये इस विकास की परिणति ये है कि आपको एक पूरा का पूरा शहर जो है वो डूब रहा है। चमोली में हर दूसरे दिन भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं। हिमाचल में 200 लोग मर चुके हैं। बाय द वे, हम सिर्फ पानी के आक्रोश की बात कर रहे हैं, हम हीट वेव और ड्राउट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये वही हिमालय रेंज है जो जुलाई अगस्त के महीने में बाढ़ के बारे में चर्चा करता है, और मई जून के बारे में पानी की त्रासदी के बारे में चर्चा करता है, और नवंबर दिसंबर के महीने में बहुत ज्यादा स्नोफॉल के बारे में चर्चा करता है। तो ये ऑफ कोर्स ये जो जब हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज है, साइंटिफिक रिपोर्ट है, तो उससे हम अपने नॉलेज को, अपने पॉलिसी को अगर एजुकेट नहीं करेंगे तो इस पूरे के पूरे संसाधनों का, बहुत महत्वपूर्ण बात, और एक ऐसा नजरिया आप पेश कर रहे हैं जिस पर वाकई में अब समय आ गया है। मतलब मुझे लगता है समय तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना चाहिए, और हर किसी को इसको लेकर जागरूक होना चाहिए और ये सवाल पूछना चाहिए कि साहब, हम जिस विकास की बात करते हैं, आखिरकार वो विकास है क्या? विकास का मतलब क्या है? विकास के मायने क्या हैं? और बहुत अच्छी बात विमलेंदु जी यहाँ पर कह रहे थे, शायद सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट और बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांधकर उस डेवलपमेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक संतुलन बनाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
उसकी दरकार है हर तरफ, हर ओर। मैं आगे आपको लेकर चलती हूं अब सीधे ग्राउंड जीरो धराली, जहां से हमारे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहीं पर वो विनाश लीला जो कल हुई है, देश ने देखी है, दहला हुआ है हर वो शख्स जिसने उन तस्वीरों को देखा है। जरा बलराम से जानते हैं अभी क्या स्थिति है, क्या धराली तक सड़क का काम बन पाया, मरम्मत हो पाई, रेस्क्यू टीम क्या धराली पहुंच पा रही है अपने इक्विपमेंट्स के साथ, अभी का अपडेट क्या है बलराम? देखिए, आपको बता दें कि लगातार सड़क को ठीक करने का काम जारी है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी भी क्रेन के जरिए जो लैंडस्लाइड के तहत जो पत्थर सड़क पर आया था उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है, उसको हटाने का काम किया जा रहा है और पूरी तरीके से जो सड़क है वो धंस चुकी है क्योंकि नदी में जो पानी का बहाव है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क मार्ग को ठीक करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। सुबह 4 बजे ये लगभग सड़क जो है वो धंसी थी, उसके बाद से यहाँ पर कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, ITBP के जवानों की तरफ से कि सड़क को ठीक किया जाए और जो BRO के जवान हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि जो सड़क मार्ग है उसको जल्द से जल्द सही किया जाए। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे ये लग नहीं रहा है कि अभी फ़िलहाल 2-4 घंटे में ये सड़क ठीक होने वाली है, क्योंकि सड़क पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, धंस चुकी है और कई फीट का गड्ढा हो चुका है जिसे ठीक करने में काफ़ी वक्त लगेगा। और आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड के ज़रिए जो पत्थर यहाँ पर सड़क पर गिरा है उसको हटाने में कई घंटे लग गए हैं और अभी भी पत्थर पूरी तरीके से हटा नहीं है। करीब 50 से 60 फीट का जो एरिया है वो खाली हुआ है, लेकिन अभी भी आप देखिए कि लगातार यहाँ पर पत्थर को तोड़ करके हटाने की कोशिश JCB के द्वारा की जा रही है, लेकिन अभी भी कई घंटे वक्त लग सकता है इस मार्ग को ठीक करने में, क्योंकि मार्ग पूरी तरह से टूट गया है और जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो काफ़ी डरावनी हैं, क्योंकि पूरी तरीके से धराली से संपर्क टूट चुका है। और यही वजह है कि जो NDRF की टीम है, जो ITBP के जवान हैं, जो एम्बुलेंस हैं, वो धराली नहीं पहुंच पा रहे हैं और जो रेस्क्यू में तेज़ी आनी चाहिए थी वो तेज़ी नहीं आ पा रही है, क्योंकि लगातार टीमें भेजी तो जा रही हैं लेकिन जो संपर्क मार्ग है वो टूट गया है, जिसकी वजह से जो टीमें निकली हैं वो रास्ते में ही फंसी हुई हैं और लगातार मार्ग को ठीक करने की कोशिश की जा रही है ताकि मार्ग ठीक होते ही जो टीमें फंसी हुई हैं उनको धराली भेजा जा सके, ताकि वहां पर जो राहत बचाव का कार्य हो रहा है उसमें तेजी आ सके। लेकिन आप देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सड़क मार्ग को ठीक करने का काम है वो किया जा रहा है और आप देखिए कि पूरा जो संपर्क मार्ग है वो टूट गया है और जो NDRF की टीम है उसको पैदल यहाँ से भेजा गया है धराली के लिए। लगभग 40 किलोमीटर का ये सफ़र है जो NDRF की टीम पैदल तय करके धराली पहुँचेगी और लगातार यहाँ से जो ITBP के जवान हैं उनको भी पैदल ही भेजा जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो राहत बचाव का कार्य है उसमें तेजी लाया जाए। और आप देखिए किस तरीके से लगातार जो पत्थर है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है और ये कोशिश लगातार जारी है, पिछले कई घंटों से ये कोशिश जारी है और आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो सड़क मार्ग है वो टूटने की वजह से जो यहाँ पर टीमें भेजी गई हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। अच्छा बलराम ये अपडेट जरा दीजिए, अभी कितनी टीम्स ऐसी हैं जो मौके पर पहुंची हुई हैं और वहां पर राहत और बचाव कार्य को आगे बढ़ा रही हैं? क्योंकि कल ही सेना की एक टीम सबसे पहले जो मौके पर पहुंची थी, NDRF SDRF की टीम से पहले भी। अभी कुल कितनी टीम्स वहां पर काम कर रही हैं और पीछे कितनी और टीम से जो इस रास्ता बनने का इंतजार कर रही हैं कि रास्ता बने और उसके बाद वो पहुंच सकें? देखिए, आपको बता दें कि सेना की भी टीम वहां पर पहुंच गई है, NDRF की भी टीम मौके पर मौजूद है, ITBP के जवान भी मौजूद हैं, SDRF की भी टीम मौके पर मौजूद है, जो स्थानीय प्रशासन है वो भी मौके पर मौजूद है। लेकिन राहत बचाव के कार्य में तेजी लाने के लिए और टीमें भेजी गई हैं, लेकिन संपर्क मार्ग टूटने की वजह से ये टीमें मौके पर नहीं पहुंच पा रही हैं और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि थोड़ा आगे बढ़ करके दिखाएं कि किस तरीके से ये संपर्क मार्ग
पूरी तरह से टूट गया है और ये तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो संपर्क मार्ग है वो पूरी तरह से टूट गया है और ये अभी फिलहाल 2-4 घंटे में ठीक होने वाला नहीं है। लेकिन सुबह से ही जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर मशक्कत कर रहे हैं पत्थर को हटाने के लिए और उसके बाद इस सड़क मार्ग को ठीक करने के लिए। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं उससे ये लग नहीं रहा कि ये अभी फिलहाल ठीक होने वाला है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जो नदियों में जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि कई जगह ऐसी देखने को मिली जहां पर सड़क बह गई है, जिसकी वजह से भी संपर्क मार्ग टूटा है। और आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये खुद ब खुद बता रही हैं कि किस तरीके से मौसम की मार जो है वो साफ देखने को मिल रही है। यहाँ पर लैंडस्लाइड भी हुआ है और आप देखिए किस तरीके से जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो सड़क पर गिरे हैं और जो सड़क है वो पूरी तरह से धंस गई है और इस पत्थर को हटाने में काफी वक्त लगेगा। आप देखिए लगातार यहाँ पर पत्थर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पत्थर इतने बड़े हैं कि जल्दी से टूट नहीं रहे हैं। कई घंटों की मशक्कत से लगभग 10 से 15 फीट आगे बढ़ने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी आप देखिए कि जब ये पत्थर हटेगा उसके बाद इस संपर्क मार्ग को ठीक करने की जो कोशिश है वो की जाएगी। और आप देखिए लगभग 200 मीटर का ये जो मार्ग है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, पूरी तरीके से टूट चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल साफ तौर पर तस्वीरों में नजर आ रहा है किस तरीके का नुकसान यहाँ पर हुआ है। पूरी सड़क टूटी हुई नजर आ रही है। इस बीच पहाड़ों पर किस तरह कुदरत की मार पड़ रही है, कुदरत ने जो तबाही मचाई है। ताजा तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही हैं। किन्नौर में पहाड़ टूटा है, चट्टानों के पानी की तरह बहने का ये वीडियो आपके सामने है। ऐसा लग रहा है जैसे झरना है, लेकिन ये चट्टानों का झरना है। जरा देखिए इन तस्वीरों को। किन्नौर के कंगरंग नाले में बाढ़ आई, तस्वीरें आपके सामने हैं। बादल फटा था यहाँ पर और बाढ़ इतनी भीषण थी कि नाले में पानी के साथ साथ ये पत्थरों का सैलाब अपने साथ बहा कर ले आई। ये वीडियो जो भी देख रहा है सहमा हुआ है, क्योंकि सैलाबी वार जिस जगह हुआ किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर है। ये भीषण चट्टानी सैलाब आने के बाद ये रास्ता बंद हो गया है। इसके चलते किन्नर कैलाश यात्रा फिलहाल रोकी गई है। इसकी वजह कुदरत का ये कहर, किस तरह पानी के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर हैं वो बहते हुए नजर आ रहे हैं और भीषण तबाही अपने साथ लेकर आ रहे हैं। इस सैलाबी वार के बाद हाहाकार है। फौरन ही आईटीबीपी के जवानों ने किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 413 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया है, क्योंकि बादल फटने के कारण ट्रैक का एक बड़ा हिस्सा बह गया और सैकड़ों यात्री वहां फंसे हुए हैं। यात्रियों के फंसे होने की सूचना मिलते ही आईटीबीपी ने और एनडीआरएफ की टीम्स ने घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य शुरू किया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किन्नौर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर बादल फाड़ ये कयामत और कैसे ये मलबा अपने साथ बहा कर लेकर आया है। जब बादल फटा है, बाकायदा चट्टानों का ये मलबा है और उसके बाद सब कुछ तबाह और बर्बाद इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही पत्थर बहते हुए नजर आ रहे हैं, चट्टानों के टुकड़े बहते हुए नजर आ रहे हैं। ये वो मलबा है जो बेहद खतरनाक मलबा है। किन्नर कैलाश मार्ग में पड़ने वाले कंगरंग नाले पर यह बाढ़ आई है और किन्नर कैलाश यात्रा फिलहाल रोकनी पड़ी है। ये देखिए कैसे ये चट्टान का झरना आप कह सकते हैं बहता हुआ नजर आ रहा है पहाड़ पर से। पत्थर ही पत्थर हैं, पत्थरों का सैलाब है, छोटे बड़े हर साइज के पत्थर, और ये पत्थरों का मलबा है झरने की तरह पहाड़ पर से बहता हुआ नीचे आ रहा है। कितनी बड़ी तबाही की ये दस्तक है, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और इस बीच ये दो तस्वीरें, कल जो उत्तरकाशी धराली में जो तबाही हुई है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां भी इसी तरीके से मलबे का रौद्र रूप था, और अब आज हिमाचल के किन्नौर में जो बादल फटा है वहां पर भी इसी तरीके का मलबा देखने के लिए मिल रहा है। और अभी कुछ देर पहले हमारे साथ पर्यावरणविद विमलेंदु झा एबीपी न्यूज पर मौजूद थे और उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि एक तो ये जो पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज है, उसका असर है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा रौद्र रूप ले रही है जो बिना सोचे समझे एक विकास की होड़ पहाड़ी इलाकों में लगी है, उसकी वजह से
निर्माण कार्य हो रहे हैं और निर्माण कार्यों की वजह से वहां पर जिस तरीके का मलबा कचरा पीछे रह जाता है, वही अगर छोटा सा भी कोई बादल फटता है तो वो तबाही का सैलाब बनकर, मलबे का सैलाब बनकर नीचे बस्तियों की तरफ आता है और सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देता है। और इस बीच क्या कह रही हैं मंडी की सांसद कंगना रनौत, सुनते हैं। जुलाई टाइप जो सिचुएशन जो पूरा बना हुआ है, तो हम प्रेयर कर रहे हैं कि सब ठीक हो, जल्द से जल्द राहत का भी काम शुरू हो। और सरकार जो है अपना पूरा आश्वासन दिया है कि वहाँ कंगना रनौत का आप सुन रहे थे, सांसद हैं मंडी से, और वो कह रही हैं कि हिमाचल में जिस तरीके की आपदा आई हुई है उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। सरकार ने नजर बना रखी है, हर मुमकिन कोशिश सहायता लोगों तक पहुंचाई जा रही है प्रभावित इलाकों में। एक बार फिर से जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। कल उत्तरकाशी की में ये बादल फटा और उसके बाद मलबे का सैलाब, और अब आज हिमाचल में बादल फटा है और ये मलबे के सैलाब की तस्वीरें हैं। दोनों तस्वीरों को अगर आप नजदीक से देखेंगे तो वो मलबे का सैलाब जिस तरीके का नजर आएगा उसमें कोई फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोनों तरफ एक सी तबाही, दोनों तरफ एक सा कुदरत का रौद्र रूप, दोनों तरफ वही मलबे का सैलाब लोगों को डराता, दहशत फैलाता। आपके सामने ये तस्वीरें। तो उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा है, भारी तबाही हुई है। पहाड़ों से बहकर आए मलबे ने ऐसी विनाश लीला रची, जिसने भी ये मंजर देखा उसकी तो रूह कांप गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते भी नजर आ रहे थे। हादसे के बाद सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन राहत बचाव की कोशिशों में जुटा हुआ है। अब तक प्रशासन के मुताबिक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 130 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। मलबे से अब भी जिंदगी की तलाश की जा रही है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे आईटीबीपी के जवान, सेना के जवान मौके पर मौजूद हैं। जहां पर तबाही आई है वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, और वहां पर मलबे को हटाते हुए आप देख रहे हैं जो राहत बचाव कर्मी मौजूद है, और साथ ही धराली तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बनाते हुए जवानों को आप देख रहे हैं, ताकि जो बड़े उपकरण हैं वो भी प्रभावित इलाके में पहुंचाए जा सके और उनकी मदद से किसी तरीके से मलबे के अंदर दबी जिंदगियों की तलाश की जा सके। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में इसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता दानिश खान की एक रिपोर्ट पे आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं थराली जाने वाले उस मार्ग पर जो कल रात से क्षतिग्रस्त है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि उसे ठीक करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। बारिश होने से पूरा का पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कोशिश की जा रही है कि इस मार्ग को जल्द से जल्द ठीक कर दिया जाए, क्योंकि इसके ठीक होने के बाद ही जो तमाम टीमें बाहर रुकी हुई हैं वो आगे बढ़ पाएंगी। इस वक्त देखिए एबीपी लाइव के कैमरे पर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से सड़क को ऊपर से काट कर रास्ता बनाया जा रहा है, ताकि जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, जो जाना चाहते हैं थराली गांव, लोगों की सहायता करने वो आगे बढ़ सकें। लेकिन जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बारिश के होने से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरे ठीक बराबर में वो भागीरथी नदी है जिसने एक प्रकोप बरपाया है इस पूरे इलाके में, और देखेंगे कि इसका जलस्तर लगातार किस तरह से बढ़ता जा रहा है। और लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब तो बन ही रही है, स्थानीय लोगों के लिए डर का सबब भी बनती जा रही है, क्योंकि न केवल थराली गांव बल्कि जो इसके नीचे के और भी गांव हैं, लगातार नदी का जलस्तर बढ़ने से उनको भी खतरा बन रहा है, और ये पानी धीरे धीरे देहरादून और उसके आसपास के इलाकों तक पहुंचेगा, जो आगे भी खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है वो लोगों के लिए खतरे का सबब बनती जा रही है। प्रशासन और शासन की अगर बात करें तो लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से लोगों को राहत पहुंचाई जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो वह भी अभी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। फिलहाल बारिश रुकने के बाद और ये रास्ता खुलने के बाद तमाम टीमें यहाँ से आगे बढ़ेंगी, और थराली और उससे अलावा जो और गांव हैं जहाँ पर लगातार परेशानी बढ़ती जा रही है, वहाँ पर लोगों को राहत पहुँचाने का काम किया जाएगा। क्योंकि
ये जो आपदा आई है इस पर बीजेपी के सांसद हैं अजय भट्ट, उनका बेतुका बयान सामने आया है। कह रहे विकास जब चलता है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है। ये अजय भट्ट कह रहे हैं प्रकृति की मार को रोकने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। बादल फटना आम बात है, इसमें सिर्फ बचाव किया जा सकता है। नैनीताल से बीजेपी के सांसद हैं अजय भट्ट और उनके ये जो बेतुके बोल सामने आए हैं, ये जो प्रभावित हैं उनके घावों पर मरहम लगाने का नहीं बल्कि नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भयंकर त्रासदी की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं और इस पूरे मामले पर ताज़ा अपडेट क्या है इसके बारे में हम सीधे बातचीत करेंगे नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट जी से। सर, काफ़ी भयंकर त्रासदी की तस्वीरें उत्तरकाशी से सामने निकल कर आई हैं। अभी अगर ताज़ा स्थिति की बात करें तो क्या अपडेट जो है वो आप तक पहुंचा है? धराली की घटना बहुत ही दुखद घटना है। हम सब दुखी हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी पल पल खबर ले रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं, अपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके संपर्क में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना कार्यक्रम छोड़ के आंध्र प्रदेश से सीधे देहरादून कल रात ही पहुँच गए थे और आज सुबह वो उत्तरकाशी पहुँच गए हैं। जहाँ तक हेलीकॉप्टर जा सकता था हवाई सर्वे भी किया है और शेष हर चीज़ों की मॉनिटरिंग वहीं से वो कैंप करके कर रहे हैं। पानी, बिजली, अन्य चीज़ों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। मेडिकल फैसिलिटीज़ कल से ही वहाँ पर हमारे हॉस्पिटल और अधिक काम करने लग गए। छोटे छोटे हर एक को मेडिकल फैसिलिटी दी जा रही है जिनको ज़रूरत है और एयरलिफ्ट करने का भी प्रोविज़न वहाँ पर है। लेकिन एयरलिफ्ट करने में अभी दिक्कत आ रही है। जहाँ पर घटना स्थल है वहाँ तक हेलीकॉप्टर जा नहीं पा रहे हैं अभी। मैं समझता हूँ कि आज स्थिति काफ़ी साफ़ हो जाएगी। कल रात में आर्मी की इमरजेंसी लाइट लगाकर भी काम किया गया। 120 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। जिस तरह की सर ये त्रासदी हुई, आपकी जाहिर सी बात है बीते रोज़ ये भी जानकारी निकल कर आई कि आपकी गृह मंत्री से भी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उन्होंने घटना के बारे में अपडेट लिया, पीएम सर ने भी अपडेट लिया। तो क्या दिशा निर्देश जो है वो आपको मिले हैं जिस तरह जो त्रासदी की तस्वीर? इस समय हर हालत में पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है, यही हमारे लिए। और जो वहाँ पर कोई भी व्यवस्था अगर कमी होती है तो तत्काल पूर्ति करनी है। यद्यपि प्री डिजास्टर, ड्यूरेशन डिजास्टर, आफ्टर डिजास्टर जो होता है आपदाग्रस्त क्षेत्रों में, उसकी पूरी तैयारी हमारी सरकार ने पहले से ही की हुई है। जो उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त इलाके हैं वहां लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। राहत कैंपों में लोगों का इलाज किया जा रहा है। उत्तरकाशी के सीएमओ हैं डॉक्टर BS रावत, उनसे एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। हमारे साथ उत्तरकाशी के सीएमओ BS रावत जी हैं। रावत जी, ये बताइए किस तरीके से धराली में जो स्वास्थ्य महकमा है वो काम कर रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि कुछ मनोचिकित्सक भी भेजे गए हैं वहां पर ताकि मानसिक रूप से भी लोगों को स्वस्थ किया जाए। धराली में जैसे ही वहाँ पे जो है ये आपदा की सूचना मिली हमें जिला मुख्यालय पे, तो हमारा पास में जो है PSC है हरसिल, जो कि वहाँ से 4-5 किलोमीटर पे ही है। तो वहाँ से हमारी 2 एम्बुलेंस से मैं चिकित्सकों की टीम जो है वहाँ के लिए धराली लिए रवाना हो गई थी। उसके साथ ही हमारी जो है गंगनानी में भी PSC है एक, वहाँ से भी एक एम्बुलेंस हमारी रवाना हो गई थी। साथ ही एक एम्बुलेंस जो है भटवाड़ी PSC जहाँ पे हम इस वर्तमान में खड़े हैं, इसके बगल से जो है वहाँ से भी एक रवाना हो गई थी। इतना हमने उस समय कर दिया था। उस बाद भी वहाँ पे फ्लड लगातार आ रहा था। उसके बाद जो है वहाँ जो हरसिल जो जहाँ हमारा हॉस्पिटल उसके पीछे भी जो है फ्लड की सूचना प्राप्त हुई। उसके बाद से जो ऊपर से हमारी जो है 7:30 बजे बाद से वो सूचनाएँ आनी वहाँ पर से बंद हो गई। तो लेकिन हमारी वहाँ पे जो है जितने वहाँ पे रेस्क्यू टीम थी सब हमारी वहाँ पर टीमें थी और जो है वो वहाँ पे कार्य कर रहे होंगे। अगर बात की जाए जो राहत कैंप बनाए गए हैं वहां पर डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है ताकि जो रेस्क्यू करके राहत कैंप में लाए जाएं उनका भी जो प्राथमिक इलाज है वो किया जा सके और अगर कोई गंभीर है तो उसे तत्काल अस्पताल के लिए रेफर किया जाए। वहां पर एम्बुलेंस की भी सुविधा मुस्तैद की गई है। जी एम्बुलेंस बताया तो मैंने आपको कि 2 एम्बुलेंस है, जहाँ धराली वहाँ 2 एम्बुलेंस हमारी जो है वहीं प्रेजेंट में वहीं कार्यरत हैं। साथ में हमारी जितनी एम्बुलेंस आपको बता दी है, बाकी ये 4-5 एम्बुलेंस मेरे साथ में इस समय यहाँ पे रोड बंद हो रखी है। बाकी हमारी ऑन द वे जो है टोटल मिला के 25 एम्बुलेंस हैं।
देखिए, उत्तरकाशी में तबाही के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धराली बाजार, हर्षिल और आसपास के क्षेत्रों में आपदा से हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात का जायजा लिया और वहां लोगों से बातचीत भी की है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सभी एजेंसियां बचाव के कार्य में लगी हुई हैं। 130 से ज्यादा लोगों को कल ही बचा लिया गया है। और उत्तरकाशी के धराली गांव में प्रशासन राहत कार्य में जुटा हुआ है। हमारे संवाददाता दानिश ने आज हालात का जायजा लिया है। एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। थराली और हर्षिल जाने वाला मार्ग जगह जगह पर टूटा हुआ है। हम इस वक्त लगभग 25 किलोमीटर दूर है थराली गांव से और हर्षिल के आसपास हैं। ये मार्ग भी टूटा हुआ है। लगातार बीआरओ के लोग इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था। लैंडस्लाइड आने के बाद ये पूरा एक जो मार्ग है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बराबर में यहाँ भागीरथी नदी बह रही। और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब मौजूद हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, ये तो बड़ी आपदा, बड़ी त्रासदी आई है, आपके पास क्या जानकारी? जी, ये खीर गंगा, ऐसे तुस्तानी भाषा में उसको खीर गाड़ कहते थे पहले जी। ये धराली गांव उसके बगल में बसा हुआ है और कुछ निर्माण अब ये क्योंकि यात्रा मार्ग में है गंगोत्री की, तो वहां पर लोगों ने होम स्टे और कुछ घर बना दिए थे, होटल्स बना दिए थे। और ये गाड़ थी, मतलब कोई बड़ी ऐसी वो नहीं थी, इससे कोई खतरा लोगों को नहीं दिखाई देता था। पहले कभी एक इसमें इसी तरीके का भूस्खलन हुआ था और उस समय लोग 200 साल 250 साल पहले नुकसान हुआ ये बताया जाता है। लेकिन उस समय भी कल्पेश्वर का मंदिर है, यहाँ एक ऐतिहासिक मंदिर है और मंदिर समूह है, वो दब गया था उसके तहत जो है। मगर पवार बंसी लोग यहाँ घराड़ी में रहते हैं, उन लोगों ने जो है फिर से अपने गांव को आबाद कर दिया। आज वो सबसे हमारा आधुनिक और बढ़िया यहाँ होम स्टे, सारा जो आधुनिक कंसेप्ट है विकास के, उनका सबका अनुपालन कर रहे थे। बड़े शानदार सेब के बगीचे उन लोगों ने तैयार कर बना करके रखे थे और बेमौसमी सब्जी उगाने का वहाँ प्रचलन था और वहां से कैसे इसको बाहर भेजा जाए उसके विषय में जब मैं गया था 3 महीने पहले, तो वहाँ स्थानीय लोगों ने मुझसे बातचीत की थी कि इसकी मार्केटिंग कैसे हो सकेगी करके। तो ये उस गांव में ये अचानक आई है बाढ़, जिसको देख नहीं सके, पहले से अंदाज नहीं लगा सके, बल्कि सामने मुखबा का गंगा जी का शीतकालीन आवास है वहाँ जी। माँ गंगा की गंगा जो है मुगवा में आ जाती है। ये बिल्कुल धराली गांव के सामने है। वहाँ के लोगों ने सीटी बजा करके लोगों को सावधान किया जी, कि भाई ये बाढ़ आ रही। जब तक लोग भागते तब तक जो है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वो तस्वीरें दिखा भी रही थी दर्शकों को। कल भी हम इस बड़ी कवरेज पर बने हुए थे और हमने दिखाया कैसे ये इतनी तेजी से आया है मलबे का, तबाही का सैलाब, कि लोगों को जरा भी संभलने का मौका नहीं मिला। हरीश जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी कुछ देर पहले जो नैनीताल के सांसद हैं हरीश भट्ट साहब, उनसे एबीपी न्यूज पर हम बातचीत कर रहे थे, तो उनकी तरफ से कहा गया कि ये बादल फटना ये एक तरीके से प्राकृतिक आपदा है, इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता, सिर्फ बचाव ही किया जा सकता है, प्राकृतिक मार को रोकने के हमारे पास साधन नहीं है। आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्लाइमेट चेंज जो है बादल फटने की घटनाओं और इस तरीके के प्राकृतिक प्रकोपों का कारण है। तो क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध जो सारी दुनिया लड़ाई लड़ रही है, वो एक सारी दुनिया का सवाल है। भारत के सामने भी एक बड़े सवाल के रूप में है। विकासशील देशों के सामने ये बड़ा सवाल है। हमारी और अमेरिका, दूसरे ये जो विकसित देश हैं, उनसे इस मामले में झगड़ा है कि भाई तुम विकास हमारा हुआ और तुम उसकी प्रकृति उससे नाराज हुई है और उसकी कीमत हमको अदा करनी पड़ रही है। तो उत्तराखंड को भी उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। तो अजय जी कह रहे हैं कि विकास होगा तो थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी। ये अजय भट्ट जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं या तो फिर मतलब
तो क्या किया जाए? संतुलन की कमी आपको लगती है? जी देखिए, भटजी का कथन मैं कहूँगा बड़ा दुखद है। अच्छा। विकास मानव कल्याण के लिए होता है। उसके साथ जो संभावनाएं इस तरीके की दुर्घटनाओं की हैं, उन दुर्घटनाओं को मिनिमाइज किया जाना चाहिए, उनको वो न हो उसके लिए उपाय किए जाने चाहिए। हम जब केदारनाथ का त्रासदी आई थी तो हमने 433 ऐसे गांव चिन्हित किए हैं उत्तराखंड के अंदर, हमारी सरकार ने चिन्हित किए थे। तो इस तरीके के खतरे में है, घराली जैसी खतरे में है, इन गांवों के लिए सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए ना। तो क्योंकि आपने खुद ही केदारनाथ त्रासदी का जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि केदारनाथ त्रासदी, जोशीमठ जिस तरीके से खतरे की जद में है, सिलक्यारी टनल वाला मामला भी हमने पिछले दिनों देखा था, कोई सबक हम लोग नहीं ले रहे हैं इन तमाम घटनाओं से जो पहाड़ में हो रही हैं? बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न आपने मुझसे पूछा, और मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि हमको विकास चाहिए, लेकिन हमको विकास अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकास चाहिए। ये बुनियादी बात आपने कही है, विकास हो लेकिन स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकास हो। और बड़ा दुख जताया है अजय भट्ट ने जिस तरीके का बयान दिया उसको लेकर